स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी जीवन। आज का जो सेशन स्टार्ट करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट होगा और बहुत कम समय में एक रिवीजन क्लास की तरह कंप्लीटली देखते हुए चले ताकि एग्जामिनेशन में आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से छूटे ना। तो आज का जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक होगा अक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। टॉपिक क्या हो जाएगा? अक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले अक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ये टॉपिक हो जाएगा। तो इसमें जो है हम देखेंगे क्या, ये टॉपिक होगा। और कितने कारक होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाले? तो याद रखेंगे 5 कारक होते हैं। अब 5 कारक में पहला क्या हो जाएगा? अभिकारकों की सांद्रता। एक एक टॉपिक को कवर करते हैं। पहला क्या हो जाएगा? अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता पहला टॉपिक हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं। अब अभिकारकों की सांद्रता रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे प्रभावित करती है? तो सिंपल लैंग्वेज में आप याद रखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। अब इसके पीछे रीजन क्या होता है कि जब सांद्रता बढ़ाएंगे, जैसे एक रिएक्शन ले लें, ए प्लस बी गिव आउट कोई रिएक्शन, कोई प्रोडक्ट पी दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब इनकी सांद्रता बढ़ेगी, जब इनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो अणुओं के बीच क्या होगा? टक्करों की संख्या बढ़ेगी। तो ये लिख देते हैं, कारण क्या है? अणुओं के बीच टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। टक्करों की संख्या बढ़ेगी और इससे क्या होगा? प्रोडक्ट ज्यादा होगा, प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। तो दूसरा पॉइंट लेते हैं, बहुत इजीली तरीके से आप शायद समझ पाए होंगे। जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है? सेकंड पॉइंट जो है टेम्परेचर, ताप। ताप भी जो है अफेक्ट करता है अभिक्रिया के वेग को। अब ताप कैसे अफेक्ट करता है? डायरेक्ट आप याद रखेंगे, ताप में रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। कारण कभी आपसे पूछे तो आप सिर्फ इतना बढ़ाएंगे, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तो प्रक्रिया क्या होती है कि इनकी जो अणुओं की होती है, इनके अणुओं की क्या होती है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और जैसे ही गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो होगा क्या? गतिज ऊर्जा बढ़ जाने के कारण उनके बीच टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी और टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी तो जो है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो होगा तीसरा पॉइंट, 5 पॉइंट है, 5 कारक है। तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं? अगर उत्प्रेरक के विषय में बात की जाए तो बड़ा सिंपल लैंग्वेज में आप याद कर पाएंगे कि उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, रेट ऑफ रिएक्शन को परिवर्तित कर दे। अब उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। अगर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उत्प्रेरक कर दें, धनात्मक उत्प्रेरक कर दें, धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है? जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। और ऋणात्मक क्या होता है? घटाता है। अगर धनात्मक उत्प्रेरक यूज कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? बढ़ जाएगा। तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब चौथे पॉइंट पर बढ़ते हैं। देखिएगा, 3 पॉइंट आप याद रखेंगे, अभिकारकों की सांद्रता, ताप और उत्प्रेरक। चौथा पॉइंट देखिएगा, फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? अभिकारकों की प्रकृति। अभिकारकों की प्रकृति भी डिफाइन करती है कि अभिक्रिया का वेग क्या होगा। अभिकारकों की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ये कैसे इफेक्ट करता है? अब आप जानते हैं कि अभिकारकों की प्रकृति अलग अलग होती है, इससे क्रिया का वेग भी अलग अलग होता है। अलग अलग होने का मतलब क्या है? अब जो अभिकारक लिए गए हैं, इनकी प्रकृति स्लो स्टेप कराने की है कि फास्ट स्टेप, इस पे भी डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें, एग्जाम्पल के थ्रू आप बेहतर समझ पाएंगे। जैसे मान लो 2CO प्लस O2 गिव आउट 2CO2 ना। ये जो है काफी स्लो स्टेप है, ये प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। अब इसी फॉर्मेट में एक और प्रक्रिया लें, 2NO प्लस O2
ये भी बनाता है 2NO2, लेकिन ये जो है काफी फास्ट स्टेप होता है। तो कहीं ना कहीं नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी डिपेंड करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अगर स्लो स्टेप देने वाली अभिक्रिया में जो रिएक्टेंट लिए जाएंगे तो वो स्लो स्टेप को देंगे, और नहीं तो फास्ट स्टेप देने वाले होंगे तो फास्ट स्टेप को देंगे। पांचवा और जो लास्ट पॉइंट होगा उसको देखते हैं कौन से फैक्टर हैं। पांचवा है पृष्ठ का क्षेत्रफल। पांचवा क्या हो जाएगा? पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। पृष्ठ का क्षेत्रफल, अभिकारकों के पृष्ठ की क्षेत्रफल जितना बढ़ाएंगे तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख देते हैं। यहाँ ही पृष्ठ का क्षेत्रफल ये भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन। अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है तो इसका मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तभी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। जैसे कि मान लो हमने जिंक लिया और इसको जो है H2SO4 में अपक्रिया कराई, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ZnSO4 बनेगा और H2 बाहर निकलेगा। लेकिन जब हम देखते हैं जिंक लिया जाता है H2SO4 के साथ अपक्रिया कराई जाती है, ये काफी स्लो स्टेप रिएक्शन होता है, मतलब धीमी प्रक्रिया होती है, रेट ऑफ रिएक्शन क्रिया का वेग काफी स्लो होता है। अब इसी जिंक को जो यूज कर रहे हैं इसको हम बारीक पीस ले, बारीक चूर्ण में परिवर्तित कर दें, बारीक चूर्ण में बदल दे, तो फिर क्या होता है? अपक्रिया तुरंत क्या हो जाती है? फास्ट स्टेप अपक्रिया हो जाती है। आपने भी देखा होगा, अगर आप पानी में एक नमक के टुकड़े को जो कि ठोस रूप में है, ठोस का मतलब क्या है कि एक बड़े टुकड़े के रूप में है, तो काफी स्लो मोशन में वो घुलती हैं वाटर में। अब उसी को आप क्या करें कि आप जो है उसको बारीक पीस लें, पीस कर तब जाकर जल में डालें तो बहुत तेजी से घुलती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन उसका बढ़ जाता है, कोलिजन बढ़ जाता है। रीजन क्या है? रीजन क्या है कि जब हम किसी चीज को बारीक चूर्ण के रूप में परिवर्तित करते हैं तो उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। आइए इसको डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि ऐसे समझेंगे कि मान लो इस प्रकार से एक ठोस है, ठीक है। मान लो इसका जो है कि दो 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 और दो 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 सेंटीमीटर का है। अब इससे जैसे आइस क्यूब आप समझ लें, इसको जो है हमने डाला है इसको घुलने के लिए कहीं पे, तो दो 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 इस तरीके से इसका जो क्षेत्रफल होगा कुल मिला के चारों तरफ से, अगर यहाँ से हम ऐसे काट दें टुकड़े में तो अब क्या हो जाएगा? देखें कि ये दोनों जब काटेंगे तो ये ऐसे दो बन जाएगा। दो बनने का मतलब क्या है? एक यहाँ बचेगा, दो यहाँ बचेगा, एक यहाँ बचेगा, एंड दो, फिर दो यहाँ, एक एक, सॉरी यहाँ पर दो होगा और यहाँ पर एक। अभी यहाँ देखिए दो दो चार दो छह दो आठ, क्या मिल रहा है? आठ मिल रहा है, जो भी है। यहाँ पर क्या मिलेगा? एक दो एक तीन। अभी इसी चीज को हम टुकड़े में बांटे हैं, दो दो चार दो छह, छह यहाँ पर मिलेगा, फिर दो दो चार दो छह, छह यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी को काटने पर जो है जो संपर्क में आता है अगले जो है रिएक्टेंट के, तो अब छह छह 12 हो जाएगा। देखिएगा 8 से 12 हो गया। अगर इसको ऐसे भी काट देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? तो यहाँ से आप देखेंगे चार यहाँ मिलेगा, चार यहाँ मिलेगा, चार यहाँ मिलेगा, चार यहाँ, तो हो जाएगा 16। तो इस तरीके से जैसे किसी चीज को बारीक चूर्ण के रूप में जो है पीसते हैं तो क्या होता है? उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और पृष्ठ के क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। आइए नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। जो अगला टॉपिक कवर अप करते हैं और टॉपिक क्या होगा देखिएगा। टॉपिक है कि अपक्रिया वेग की सांद्रता पर निर्भरता। टॉपिक क्या है इसी पर डिटेल स्टडी करेंगे। अपक्रिया वेग की सांद्रता पर, वेग की सांद्रता पर निर्भरता, इस पे डिस्कस करेंगे। और इसके पहले इस पे हम बात कर चुके हैं। हमने क्या बात किया है कि देखिएगा, हमने ये बात किया है कि अपक्रिया वेग जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अपक्रिया का वेग बढ़ेगा यदि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ती है। अब दो नियम काम करते हैं इस पे। एक नियम जो पहले से हम पढ़ के आ चुके हैं वो क्या है? द्रव्य क्रिया का नियम या द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम आप बोलते हैं। तो द्रव्य क्रिया का नियम यूज करते हैं।
द्रव्य क्रिया का नियम। इसको अच्छे से समझते हुए चलेंगे। अब एक एग्जाम्पल से पहले इसको समझेंगे। जैसे मान लें कि A प्लस बी गेव आउट C प्लस डी। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम मतलब इस पे जो है वेग रेट ऑफ रिएक्शन जो है लगाएंगे तो वेग क्या निकल के आता है द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाने पर। तो ये वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन होगा कंसंट्रेशन A इनटू कंसंट्रेशन B। इसी पर तो डिपेंड करता है इसका वेग। ये हो गया। अगर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं वेग बराबर के कंसंट्रेशन A इनटू कंसंट्रेशन B। देखिएगा इसके लिए क्या दिया था द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में। तो इन्होंने बताया था इस नियम ऐसे जो निकल के आएगा किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के मोलर सांद्रताओं के अभिकारकों के किसके मोलर सांद्रताओं को बहुत अच्छे से समझाएंगे आप। थोड़ा सा केवल मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के सक्रिय द्रव्यमान किसके गुणनफल सक्रिय द्रव्यमान। तो यहाँ से इसको चाहे तो ऐसे कर सकते हैं मोलर सांद्रताओं के सक्रिय द्रव्यमानों के सक्रिय द्रव्यमान जो ब्रैकेट में इसको लिखा गया है सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। बिल्कुल इजी तरीके से इसको देखेंगे। अब यही तो हमने बताया है कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन है क्योंकि अभिकारकों पर ही डिपेंड करेगा। तो अभिकारक ब्रैकेट में रखने का मतलब सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो याद रखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है सिंपल लैंग्वेज में। अब क्या हो जाए कि अब इसके ऊपर यदि ऐसे हम देखें कि यदि वेग बराबर क्या है के कंसंट्रेशन ए इसके ऊपर कोई भी नहीं है तो 1 मान के चलते हैं और कंसंट्रेशन बी ठीक है 1 मान के चलते हैं तो क्या होगा थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ से एक नया टर्म निकल के आएगा कि यदि किसी ताप पर क्या हो जाएगा यदि किसी ताप पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिक्रिया वेग के बराबर होता है किसके अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है क्रिया वेग के बराबर होता है यदि यदि क्या हो जाए यदि अभिकारकों की सांद्रता 1 हो जाए यदि अभिकारकों की सांद्रता क्या हो जाए इकाई हो जाए सांद्रता। अब ये एक हो जाए ये तो क्या हो जाएगा यहाँ से जो नया फार्मूला बनेगा वेग बराबर क्या हो जाएगा कि तो इसमें यही बताया गया है कि अभिकारकों की सांद्रता 1 हो जाए क्योंकि अगर एक एक लिया जाएगा तो एक का गुणा एक में हो जाएगा एक होगा और उसके साथ गुणा के साथ होगा तो के ही बचेगा। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर वेग बराबर के कब जब अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो जाए तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के बराबर हो जाता है। लास्ट की लाइन में यही इसी को डिफाइन किया गया है। चलिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम कैसे काम करता है। एक रिएक्शन ले मान लें इसको A प्लस बी रिवर्सिबल रिएक्शन करें चलो C प्लस डी इसको देखते हैं। इसके लिए यदि द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाएंगे तो वेग बराबर क्या हो जाएगा वेग बराबर यही तो होगा के
अब कारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती है। एक्टिव मास से सक्रिय द्रव्यमान या कंसंट्रेशन है की घात A इंटू कंसंट्रेशन B की घात B, यही तो हो जाएगा। अगर जहां पर A और B क्या है, A एंड B क्या है, स्टाइकियोमेट्री फैक्टर है, स्टाइकियोमेट्री फैक्टर मतलब स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक हिंदी में इसको बोलते हैं, ये है। तो इस हिसाब से इनका जो होगा, इस प्रकार से द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम यूज होते हैं। लेकिन अगर इसी पर रेट ला लगाएं, वेग नियम लगाएं अथवा वेग समीकरण, एक दूसरा टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ये जानना आवश्यक था कि डिफरेंस क्या होता है द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में और वेग नियम में, इसलिए हमने पहले इसको डिस्कस कर दिया ताकि आप समझते रहें कि इस तरीके से द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम निकाला जाता है। अब देखिएगा वेग नियम क्या होता है, वेग नियम इसको बोलते हैं रेट ला, ठीक, रेट ला, या इसको एक और नाम देते हैं वेग समीकरण, कभी कभी इसको कह देते हैं वेग समीकरण, या एक और कह सकते हैं वेग व्यंजक, ऐसा करके आ सकता है। तो इस तरीके से जो है ये हेडिंग के माध्यम से इसको समझते हैं। अब ध्यान देंगे, एक रिएक्शन इसमें ले कि A प्लस बी इज रिवर्सिबल रिएक्शन या गिव आउट सी प्लस डी। अगर वेग नियम क्या है कि वेग नियम के सेंस में एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि लिख देते हैं यहां पर हम वेग नियम किसी समीकरण को देखकर निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब क्यों निर्धारित नहीं किया जा सकता है, केवल ये प्रायोगिक विधियों पर जो है डिपेंड करता है। क्या होगा, प्रायोगिक विधियों पर डिपेंड होगा। इसको अब इस एग्जांपल से समझेंगे। तो पहले ही कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिएगा कि द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से ला ऑफ मास एक्शन जब हम लगाएंगे तो हम उसको देखकर तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा, लेकिन वेग नियम कभी भी कोई इक्वेशन, कोई समीकरण, कोई रिएक्शन देख के हम नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर इस पे हम रेट ला लगाएं, वेग नियम लगाएं, तो कुछ इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। रेट ला अगर इस पे हम यूज करें तो हम इसको कुछ इस प्रकार से रखेंगे कि वेग बराबर क्या हो जाएगा, के कंसंट्रेशन ए होगा तो इसी का, और ये जो राशि है अब इसी के बराबर हो समीकरण में जो हमको दिखाई दे रहा है, ये जरूरी नहीं है, कभी इसी पे डिपेंड कर सकता है, कभी नहीं भी डिपेंड कर सकता है। तो यहाँ पर हम एक दूसरी राशि यस लिख देते हैं क्योंकि इसको देखकर ये डिफाइन नहीं करता है वेग नियम, और बी का जो है घात y कर देंगे। अब यहाँ पर x और y क्या है, यहाँ पर जो x y है यही है, x एंड y क्या हो जाएंगे, ये वास्तविक गुणांक हो जाएंगे, वास्तविक गुणांक हो जाएंगे, जो है इसी को बोलते हैं रियल फैक्टर, जो कि प्रायोगिक विधियों पर डिपेंड करता है कि ये रियल फैक्टर होगा। आप दोनों नियम को किसी एक एग्जाम्पल पे लगा के हम समझें कि कैसे हम ला ऑफ मास एक्शन लगाते हैं और रेट ला लगाते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसको समझेंगे नेक्स्ट पेज पर। देखिएगा कि एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं। एग्जाम्पल हम क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं CH Cl3 प्लस CH प्लस Cl2, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। गिव आउट CCl4 प्लस HCl, इस एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अगर इस पे हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएं, ध्यान से आप देखेंगे, इस पे अगर हम लगाएं द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम या लॉ ऑफ मास एक्शन को हम इसमें यूज करें तो क्या मिलेगा हमको, तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, वेग बराबर k इंटू कंसंट्रेशन CHCl3 इंटू Cl2, ये मिल जाएगा। अगर इसी पे लॉ ऑफ मास एक्शन की जगह पर हम यूज करें रेट ला, कौन सा लगाएं, दूसरा वाला नियम रेट ला को लगाएं तो क्या होगा, वेग नियम लगाएं तब
तब यहाँ पर जो हो जाएगा वेग बराबर क्या होगा, वेग बराबर हो जाता है, जो कि प्रायोगिक विधियों पर डिपेंड करता है, CH इंटू Cl2 इसका घातांक 1/2 हो जाता है, जबकि यह Cl के एक मॉलिक्यूल इसके एक मोल को जो है प्रभावित करती है। तो ये आया कहाँ से, ये प्रायोगिक विधियों से आया। इसको तो किसी इक्वेशन को देखकर डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन रेट लॉ को डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि इसका कंसंट्रेशन कितना होगा। जैसे Cl2 का यहाँ पर 1/2 हो गया। अब आपके मन में कई बार ये सवाल उठ रहा होगा कि ये 1/2 क्यों हो जाता है। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तब जाकर आप क्लियरफाई हो पाएंगे कि क्यों हो जाता है। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल नए पेज पर लेते हैं। देखिएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2NO2 क्या हो जाएगा, +F2 गिव आउट 2NO2F। ये एग्जाम्पल लेते हैं। अब अगर इसी पर हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएं, ध्यान से देखें, कौन सा लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएं तो क्या मिल जाएगा, इसका निकालते हैं। तो वेग बराबर क्या हो जाता है, वेग बराबर हो जाता है कि, अब हमने आपको बताया है, इसी को देखकर तो निकालते हैं, NO2 के पहले 2 है तो ये स्क्वायर में चला जाएगा, NO2 की सांद्रता क्या हो जाएगी, घाते 2 हो जाएगी, और कंसंट्रेशन F2 या एक्टिव मास F2 ये हो जाएगा जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन को लगाते हैं। जब हम किसको लगाते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन को लगाते हैं। अगर इसी फार्मूले के लिए, इसी रिएक्शन के लिए हम लगाएं, रेट लॉ को लगाएं, तो हमें रेट लॉ जो मिलता है उसको हम ध्यान से देखेंगे। तो रेट लॉ क्या मिलता है, वेग बराबर हो जाता है, वेग बराबर हो जाता है K इंटू NO2 और कंसंट्रेशन F2। अब देखिए इसके ऊपर स्क्वायर नहीं गया, ये इसके दो घातांकों की सांद्रता के बराबर नहीं है। अब रीजन क्या होता है, रीजन आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि जो ये रिएक्शन होती है, ये जो रिएक्शन है, यह जो है जटिल अभिक्रिया है, जो है कैसी अभिक्रिया देती है, जटिल अभिक्रिया देती है। और जटिल अभिक्रिया में ये कई स्टेप में होती है, ठीक है। तो इसमें जो दो स्टेप होता है, एक होता है जटिल अभिक्रिया है तो ये रिएक्शन कंप्लीट होती है दो स्टेप में। पहले स्टेप में क्या होता है, NO2 प्लस F2 क्या हो जाएगा, गिव आउट NO2F प्लस F। ये जो स्टेप होता है इसको बोलते हैं स्लो स्टेप, इसको क्या बोलते हैं, स्लो स्टेप रिएक्शन, ठीक है। और जो इसके बाद का स्टेप होता है, यह F जो है अगले स्टेप के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, F प्लस NO2 गिव आउट क्या हो जाता है, NO2F। तो एक NO2F यहाँ मिला है और एक NO2F यहाँ मिला है, और ये जो रिएक्शन होता है इसको बोलते हैं फास्ट स्टेप रिएक्शन। तो इस प्रकार से दो स्टेप में कंप्लीट होती है ये रिएक्शन, जो कि एक जटिल रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स जो है रिएक्शन है। अब एक्चुअल में होता क्या है, जब भी ऐसे रिएक्शन होते हैं तो हमेशा जो स्लो स्टेप होता है ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है। फास्ट वाला रासायनिक अभिक्रिया के वेग को निर्धारित नहीं करता, इसको होने में टाइम लगता है, तो वेग को पूरी तरह यही निर्धारित करती है। और जैसे ही यहाँ पर F बन जाता है, ये अगले स्टेप के लिए क्या करता है, कैटलिस्ट का काम करता है और रिएक्शन तुरंत कंप्लीट हो जाती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने में ये कोई रोल अदा नहीं करता है फास्ट स्टेप वाला। अब देखिए, अब इसीलिए रेट लॉ जो है इसके आधार पे हो जाती है। अगर इसके स्लो स्टेप के आधार पे हो जाएगी, तो अगर स्लो स्टेप के लिए इसी समीकरण के लिए हम निकाल दें तो क्या मिल जाएगा हमको, अगर आप ध्यान से देखें, इसके लिए अगर हम निकाल दें तो क्या हो जाएगा, रेट बराबर क्या हो जाएगा, रेट बराबर हो जाएगा के, यहाँ देखें कंसंट्रेशन NO2 ये हो जाएगा इनटू कंसंट्रेशन F2, ऐसे हो जाएगा। और आप देखें कि जब जटिल अभिक्रिया की स्लो स्टेप का यूज हम करें, तो स्लो स्टेप का यूज करने के बाद जो रेट लॉ होती है, रेट लॉ दोनों का सेम होगा। तो याद रखें, यहाँ से आप जो है अच्छे तरीके से ध्यान से देखें, ये
बिल्कुल यही होता है, क्योंकि 2 स्टेप में जब क्रिया कंप्लीट होती है तो स्लो स्टेप वाला रेट लॉ को डिफाइन करता है, जबकि लॉ ऑफ मास एक्शन रेट लॉ में कोई भी क्रिया हो स्लो या फास्ट वो दोनों को मिलाकर डिफाइन करता है। अब आप यहाँ से देख पाएंगे कि ये जो है इसके बिल्कुल बराबर आ गया। तो कैसे आता है क्लियर हो चुके होंगे आप। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखिएगा, CH3COO। डायरेक्ट एग्जाम्पल ही पूछे जा सकते हैं, ऐसे एग्जाम्पल एनसीईआरटी बेस्ड जो परीक्षाएं हो रही है उसमें डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो आप जो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। CH3COO C2H5 plus H2O gave out CH3COOH CH3COOH plus क्या हो जाएगा C2H5OH C2H5OH, ये हो जाएगा। अब इसमें देखें, अगर डायरेक्ट वेग समीकरण देखें, मतलब रेट ला देखें, रेट ला इसमें डायरेक्ट लगाते हैं तो रेट ला बराबर क्या हो जाएगा, वेग बराबर क्या हो जाएगा। डायरेक्ट आप इसको याद रखेंगे, केवल के कंसंट्रेशन CH3 COO2H5 इस पे डिपेंड करेगा। तो आप याद रखें कि H2O इसमें अभिक्रिया के वेग के निर्धारण में कोई रोल प्ले नहीं करता है, ये केवल CH3COO2H5 जब तक रहेगा तब तक अभिक्रिया जो है चलती रहेगी, इसके खत्म होते ही अभिक्रिया रुक जाएगी। तो पूरी तरह रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करता है ये, H2O इसमें कोई रोल प्ले नहीं करता है। तो अगले जो है हम टॉपिक पे जब बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, शीघ्र ही अपलोड की जाएगी अगले दिन, जो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं, अभिक्रिया की कोटि को पढ़ेंगे, अभिक्रिया की कोटि, और इस पे सवाल भी देखेंगे। अभिक्रिया की कोटि जो है किसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें हम देखेंगे न्यूमेरिकल टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।